डियर स्टूडेंट, कहानी उसने कहा था कि समीक्षा हम कर रहे थे। पूर्व में हम कहानी के तत्वों के आधार पर 3 तत्वों की पूर्व के 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम इसके बाद के तत्वों की चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, वीरवाला काली बहिराज की कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर, आपके सामने इस कहानी की समीक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। अगला जो तत्व है वह है भाषा शैली। भाषा शैली हर विधा की अपनी अलग पहचान होती है। भाषा से तात्पर्य यह है कि कहानी में प्रयोग की हुई, तो हिंदी की कहानी तो भाषा हिंदी होनी चाहिए। काल के अनुसार होनी चाहिए, तभी तो स्वाभाविक लगेंगे पात्र या कहानी या कथा वस्तु। इसलिए यह भी एक तत्व है इसकी भी विश्वसनीयता, इसका भी सही प्रयोग कहानी की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय की कहानी है और कोलेरी जी ने उस समय की ही भाषा का प्रयोग किया है। अब तो हमारी भाषा में कई शब्द ऐसे भी आ गए हैं जो पूर्व में प्रचलित नहीं थे। अंग्रेजी से, देसी भाषाओं से, भारतीय भाषाओं से, अन्य विदेशी भाषाओं से, तकनीक के आधार के कारण। लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध के समय की कहानी है और उसी समय 1915 में लिखी गई थी। तब खड़ी बोली अपना रूप स्थिर कर चुकी थी। तब तक खड़ी बोली की शुरुआत तो हिंदी के रूप में भारतेंदु के समय से शुरू हो गई थी। कम पढ़े लिखो लोग जो होते हैं या अशिक्षित जो लोग होते हैं, उनकी भाषा में ग्रामीण और देशी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है। इन चीज़ों का भी रचनाकार को ध्यान रखना पड़ता है। इस कहानी में चूँकि इसका अधिकांश क्या कहूँ, लगभग पूरा हिस्सा विदेशी भूमि पर है, तो विदेशी लोगों द्वारा बोली जाने वाली टूटी फूटी हिंदी का भी प्रयोग यहाँ दिखाई देता है। लहना सिंह एक विदेशी और गोरी मेम की बात करता है जो उन्हें अक्सर कुछ मुफ्त में दे देती है। ये पैसा देना चाहता तो भी नहीं लेती। उसकी हिंदी भी देखने लायक होती है। ठीक वैसे ही प्रयोग किया जैसा विदेशी लोग हिंदी बोलते हैं। और भाषा पात्र किस क्षेत्र से आते हैं। क्षेत्रीय बोली का हमारी भाषा पर हमेशा प्रभाव रहता है। मैं किस क्षेत्र से हूँ, आप किस क्षेत्र से हो, तो थोड़े बहुत बोलने का पुट या कुछ शब्द उस लहजे में बोल दिए जाते हैं। यह कहानी पंजाब प्रांत के लोगों की है और सिख रेजिमेंट की है। सिख रेजिमेंट की कहानी होने के कारण सिखों की जो हिंदी है उसका स्वरूप इस कहानी की भाषा में दिखता ही है। सारे पंजाबी नहीं बोलते, मगर सिख जिस प्रकार हिंदी बोलते हैं उस प्रकार की हिंदी का भाषा का प्रयोग यहाँ किया है। अमृतसर की गलियों के लोग और उनकी तांगे वालों के भाषा में भी उन्होंने पंजाबी हिंदी का ही प्रयोग किया है। इस कहानी को अब भाषा तो हमने देख ली कि सिख या पंजाब प्रांत प्रधान हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें विलायती कैरेक्टर है, उनमें विलायत मिश्रित
उनकी बोली मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया गया है इसमें। इन भाषा की दृष्टि से ये कहानी बिल्कुल सफल है। शैली हर कहानीकार की अपनी अलग होती है और शैली से ही कहानीकार की पहचान बनती है। कहानी का आरंभ अक्सर किसी घटना, संवाद या वर्णन से होता है। प्रेमचंद को भी देखा, प्रसाद को भी देखा हमने, और भी कई आधुनिक कहानीकारों को देखा है। यहाँ भी कहानी की शुरुआत कहानीकार गुलेरी जी वर्णन से ही करते हैं। इस कहानी की शैली आकर्षक है। ये कहानी आज से 100 वर्षों से भी पहले लिखी हुई कहानी है। फिर भी इस कहानी में आधुनिकतम कहानी कला का स्वरूप दिखाई देता है। जो चरम संघर्ष देखने को चाहिए घटना के अंदर, द्वंद्व, वो द्वंद्व हमें यहाँ दिखाई देता है। पाठक कहानी पढ़ते हुए शैली में इतना कशाव है इसकी कि कहानी पढ़ते हुए उसे छोड़ के उठना नहीं चाहता। हालांकि कहानी अधिक से अधिक 20 मिनट में पढ़ ली जाए इतनी बड़ी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी और लंबी कहानी उबाऊ होती है और इसी वजह से बड़े बड़े जितने भी ग्रंथ होते हैं, उपन्यास, महाकाव्य, इनको भी क्या छोटे छोटे सर्गों में, छोटे छोटे प्रकरणों में बांट दिया जाता है ताकि पाठक एक प्रकरण पूरा करके अगली बार जब उसे फुर्सत मिले दूसरे प्रकरण को या सर्ग को पढ़े। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं है। कहानी तो एक ही बैठक में पढ़ी जानी चाहिए। ये भी कहानी की परिभाषा में भी आता है। तो कहानी है भी संक्षिप्त और शैली में आज की वर्तमान की कहानियों से भी ज़्यादा कसावट है, चरम संघर्ष है। इसी कारण इस कहानी को पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। खड़ी बोली की या हिंदी की प्रथम कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इसकी शैली के कारण। जो आज शैली है वही शैली उस समय भी इस कहानी में देखने को मिलती है। देश काल और वातावरण में तो ये कहानी जब प्रथम विश्व युद्ध की बात है तो प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप की भूमि का जिक्र किया गया है। उसके वातावरण को कहानीकार ने अपने सामने रखा ही है। फ्रांस और जर्मनी के भूमि के वातावरण को, नमी, बारिश का समय, बर्फ़ की वर्षा, यूरोप में तो बर्फ़ की वर्षा स्वाभाविक है, हमारे यहाँ कश्मीर वगैरह में होती है, बाकी शेष भारत में बर्फ़ वर्षा बहुत लोगों ने देखी भी नहीं है। वर्षा के मौसम में नमी जो होती है सारा जिक्र कहानीकार ने इसमें किया है और किस तरह से खंदकों में पानी रिस रिस कर आता है उसका भी, उस पानी को बाहर उलेचना पड़ता है, उसका भी जिक्र कहानीकार ने इस कहानी में किया है। और लहरा सिंह कहता भी है, लहरा सिंह के एक संवाद से, एक डायलॉग से, एक कथोपकथन से या कथन से ये चीज़ प्रकट होती है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मैं और बर्फ ऊपर से पिंडलियाँ तक कीचड़ में धंसे हुए, जमीन कहीं दिखती नहीं। ये वहाँ का वातावरण का चित्रण किया है कहानीकार ने। और शुरू में हमने देखा कि अमृतसर का वर्णन किया था, तो अमृतसर के तांगे वालों का, वहाँ की छोटी छोटी पतली पतली गलियों का, घुमावदार गलियों, गलियाँ भी नहीं, घुमावदार गलियाँ, उसका वर्णन किया है। और तांगे वालों का की भाषा और उनके व्यवहार का भी कहानीकार ने वर्णन हमारे सामने किया है। अगला जो तत्व है वो उद्देश्य है। वैसे कहते हैं या हम भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ किसी न किसी उद्देश्य से ही की जाती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण रहता है। कला का जो स्वाभाविक उद्देश्य माना गया है वो मनोरंजन माना गया है। कोई भी कला हो, कोई भी कला, वह आनंद के लिए ही उसका सर्जन किया जाता है, उसकी रचना की जाती है। तो ये कहानी भी पाठकों को आनंद देने के लिए ही लिखी गई है।
अन्य उद्देश्य जो है इसके वह गौण हो सकते हैं, और भी उद्देश्य है। आनंद के साथ साथ कुछ संदेश भी देना चाहता है रचनाकार, तो वो संदेश इसमें स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी युद्ध की विभीषिका पर कहानीकार प्रकाश डाल रहा है। इसमें कहीं इतना वर्णन नहीं किया, फिर भी युद्ध में जो सैनिक हताहत हुए हैं, और सैनिकों का हताहत होना भी एक तरह से विभीषिका ही है, ये चित्रण तो अवश्य है इसमें। कितने जर्मन सैनिक मारे गए, 15 सिख मारे गए, मरते तो यहाँ के इस तरफ के हो या उस तरफ के हो, मनुष्य ही मरता है। इस विभीषिका पर भी जाने अनजाने प्रकाश पड़ जाता है। और दूसरा, इस कहानी में प्रेम की उदात्त भावना का चित्रण किया। उदात्त भावना इस तरह कहता हूं कि जो किशोर किशोरी अमृतसर में मिलते थे, वे एक दूसरे से आकर्षित जरूर हुए थे, मगर कहीं दोनों में प्रेम हो गया हो, ऐसा कहानीकार ने हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है। तो मैं कहूँगा कि ये अपरिपक्व प्रेम की कहानी है, जिस अपरिपक्व प्रेम में के कारण वह अपनी उस किशोरावस्था की सखी को दिया हुआ, प्रेमिका को दिया हुआ वचन निभाता है। वही वचन जो सूबेदार की पत्नी कहती कि मेरे जिस तरह से मेरी रक्षा की थी, उस तरह से मेरे पति और पुत्र की भी रक्षा करना। यह कहानी का नायक लहना सिंह अपने मरणांत, अपने प्राण गंवाने तक निभाता है, और उनके लिए अपने प्राण गंवा भी देता है। हो सकता है लहना सिंह बच भी सकता, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, उसका प्रथम उद्देश्य था कि सूबेदारनी को दिए हुए वचन का, उसने कहा था, उसका पालन करना। इस तरह 3 वीडियो में हमने इस कहानी की आलोचना की, इस कहानी की समीक्षा की। अब अगली कहानी अगले वीडियो में।